हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे। स्टेज 1 भी कंप्लीट हो गई थी, 3rd कंप्लीट, 4th का पार्ट ए कंप्लीट, 2nd में कुछ क्वेश्चन अपन ने कर रखे थे और बाकी के क्वेश्चन आज और कल वाले डिस्कशन में अपन करेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था, 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में 3 रूल्स का अपन यूज कर रहे थे, ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इनका यूज किया जा रहा था, ठीक है। बट आपको नोटिस क्या होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको 2 स्टार पॉइंट लिखवाए गए थे। फर्स्ट 30 एलिमेंट में क्रोमियम और कॉपर जो है वो ऑफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल उनके लिए वैलिड नहीं होता है। मींस 4s कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ था, उससे पहले किसको भर दिया था आपने? 3D में इलेक्ट्रॉन को भेज दिया था। किसको भेज दिया था? 3D में इलेक्ट्रॉन को भेज दिया था। ये ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ था। क्यों वैलिड नहीं हुआ, अब उसके बारे में आज बात करने वाले। ऐसा क्या हुआ कि आपने ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है उसको साइड में कर दिया और कोई दूसरा फैक्टर डोमिनेटिंग करवा दिया? ऐसा क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। आज की हेडिंग लगाइएगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला था 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। तो मॉड्यूल में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं है अपन को। 30-40 में डिस्कस कर चुका हूँ और 160 क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होते जाएंगे, सिंपल से होंगे, उनको मैं डिस्कस करूंगा नहीं आपके साथ। डिस्कस उन्हीं को करेंगे जहाँ पे आप जो है वो खुद अटक सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आज सबसे पहले रीजन ऑफ half filled and full filled electronic configuration। इसके रीजन की बात करेंगे सबसे पहले आज। देखिएगा, रीजन ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ऐसा क्या है कि आपने हाफ फील्ड भरवा दिया, आपने फुल फील्ड करवा दिया, जबकि ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वो वैलिड नहीं हुआ? तो सुनिएगा ऐसा क्या हुआ। 2 रीजन है। पहले मैं आपको थीम बता देता हूं कि क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का 24 होता है, तो आर्गन एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल जो आया क्रोमियम का वो ये। तो ऐसा क्यों? देखो 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते, 5 आ गए, तो अपन ने इसको बोला हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। S में 2 आते, 1 आ गया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो अपन कह रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल क्यों है सेकंड वाला, अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसका रीजन देने की ट्राई कर रहे हैं। कौन से रीजन जो होंगे वो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट रीजन आ रहा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इसके बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और उसमें अगर सिमेट्री आ गई, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिमेट्री आई, तो सिमेट्री जो होती है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जिन्होंने एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा सिमेट्री जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसलिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए जो क्या हो, मोर सिमेट्रिकल हो। अगर ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा तो ज़्यादा स्टेबल भी होगा।
तो मैं इसका लैंग्वेज लिख रहा हूं, सिमेट्री लीड्स, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अपने मॉड्यूल वगैरह में नहीं है। सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, इट मीन्स the electronic configuration, it means the electronic configuration, it means the electronic configuration having more symmetrical distribution of electron is more stable। ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल। सिमेट्री जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैं 3d5 और 3d4 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्रोमियम का अगर एक्चुअल में जो आना चाहिए था, मींस एक्सपेक्टेड जो था वो ये था 4s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, और 3d5 में देखिएगा 3d4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो वो ऐसा आता, ये लीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में जो है क्रोमियम का ये आर्गन हो गया, ये आ जाएगा, ये लो, ये आ जाएगा। अगर ये आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो यहां पे देखिएगा ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये देखिएगा सिमेट्रिकल है एज कंपेयर टू इसके, ये सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए अपन इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रीफर कर रहे हैं, न कि ये वाला होना ये चाहिए था, और वो प्रिंसिपल वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड क्या रीजन है, सेकंड क्या रीजन है, तो सेकंड रीजन सुनिएगा, एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड रीजन एक्सचेंज एनर्जी। क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी, देखिएगा मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं एक्सचेंज एनर्जी की। पैरेलल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन ऑफ degenerated orbital, parallel spin electron of degenerate orbital can exchange their position and energy released during this exchange is known as exchange energy। क्या बात है, सुने, आपको ये बोला गया कि डीजनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं, मींस जिसकी एनर्जी ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए, सेम। डीजनरेट ऑर्बिटल में जब अपन बात करते हैं तो डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, बट बी केयरफुल, पैरेलल स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज करेगा। मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। सुनिएगा, अगर सिस्टम की एनर्जी कम होती है, ये एक रूम है, इस रूम की एनर्जी कम हो जाए, मींस हीट बाहर चली जाए,
इसकी एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री का फंडा है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या, ज्यादा। तो मैं सीधा ये बोल दूं कि अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर तो आप कह रहे हो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर डिक्रीज होगी तो फिर स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होगी। ओके, अब सुनिएगा, जितनी ज्यादा बार एक्सचेंज होगा, जितना ज्यादा बार एक्सचेंज होगा उतनी एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा बोल दूं क्या, नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज होने वाले पेयर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी। एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी मींस स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सचेंज एनर्जी बढ़ना मींस रिलीज एनर्जी बढ़ना, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होना, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होना। ठीक है, देखिएगा, आराम से समझिएगा तसल्ली से। मैं बात करता हूं, मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूं कि आपने एग्जाम्पल लेते, क्रोमियम का एग्जाम्पल लेते 3d4 वाला। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से, ये वाले, ये आपस में एनर्जी को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। अब देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक तो इसके साथ, एक इसके साथ, दो, ये तीन, कितने हो गए, 3 बार एक्सचेंज करेगा। ओके, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा इस टाइप से, और ये इसके साथ ही एक्सचेंज करेगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5। भाई पहले वाला तो काउंट करो ही मत, है ना। अब आप बोलोगे सर ये इसके साथ भी तो एक्सचेंज करेगा, वो तो काउंट हो गया। अब बारी आई इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बस इसी के साथ एक्सचेंज करेगा। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कितने बने, 6 बन गए। कितने बन गए, 6। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर बने 6। ये लीजिए। अब अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कौन सा वाला, सेकंड वाला, ये आर्गन, सॉरी इसमें पहले ये था, ये लीजिए। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर चेक करें, ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, ये 4 आ गए इसके लिए। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे, 1 2 3, 4 और 3 हो गए 7। थर्ड वाले के लिए बात करते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये लो थर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, 7 और 2 9। लास्ट बात करते हैं फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये लो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन, यहां से ये लो, कितने पेयर बनेंगे, 2। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पॉसिबिलिटी है, दूसरे वाले के लिए 3 है 7, तीसरे वाले के लिए 2 है, और लास्ट वाले के, फोर्थ वाले के लिए 1 है, और लास्ट वाले के लिए तो सारे रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर बनेंगे 10। मैं यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर का आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर का एक फॉर्मूला बता देता हूं, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर का एक फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, n नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन इन डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल, ये लो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले वाले में n की वैल्यू, दूसरे वाले केस में 5, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 10। ये देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कितना आ गया, 10 आ गया। बोलो भैया नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कितना आ गया, 10 आ गया। सेकंड वाले के लिए अगर अपन बात करें, ये फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, ये लो 6। अब आप ये सोच रहे हो सर इसको काउंट क्यों नहीं किया, पैरेलल स्पिन का था। डीजनरेट ऑर्बिटल की बात होगी, डीजनरेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो ये है, ये वाला और इस ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस है। ओके, बात यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने आपको बोला है हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या, रीजन फर्स्ट ये है कि सिमेट्री लीड कर जाती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होता है। और सेकंड नंबर पॉइंट एक्सचेंज एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है, डीजनरेट ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर पोजीशन एक्सचेंज करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, बात यहां तक बात क्लियर। चले आगे। ओके, ठीक है। एक D10 का कॉन्फ़िगरेशन भी लेके बताते हैं, क्रोमियम कॉपर वाला, सॉरी ये लीजिएगा कॉपर का, एक्सचेंज एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं। आर्गन होना ये चाहिए था 4s2 3d9, तो होना ये चाहिए था एक्सचेंज पेयर देखने हैं आपको, तो यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर की बात करेंगे अगर अपन, तो सुनिएगा बात को। इस वाले के लिए अगर बात करूंगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मींस सेम पैरेलल स्पिन में चल रहे 5 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए तो आएगा 10, और ये 4 है तो 4 के लिए आएगा 16 आएंगे। ये लो, तो आप बोलोगे 16 कैसे, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है ना, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो है वो कितने हैं, 4। ये लो, तो एक 10 का कैलकुलेट कर लो, एक 4 का कैलकुलेट कर लो, 5 और 4 के अकॉर्डिंग 16 आए। अब आप एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो जो कॉपर का, वो ये वाला लिखते हो 4s1 3d10, 4s1 3d10 ये वाला लिखते हो। अब इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर की बात करोगे, अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर की बात करोगे यहां पे, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन के तो उसके 10 पेयर बनेंगे, 5 डाउनवर्ड के, टोटल पेयर कितने बन गए 20। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो इसलिए ये कॉपर का सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। ओके, बात चले आगे चलिएगा। ये हो गया हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी की बात। अब अपन बात करते हैं कोई आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना चाहिए आपको। आयन का भी समझा देता हूं, ये सारे अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वैसे वापस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, बट मेरा काम है आपको समझाना। चलिएगा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब आयंस अपने पास 2 टाइप के होते हैं, या तो कैटायन और एक एनायन। कैसे लिखना है, एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग लिख देना आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
आयंस। ये लीजिएगा, बात करते हैं सबसे पहले आयंस दो टाइप के होते हैं, तो पहले अपन बात करते हैं कैटाइन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटाइन की। सुनिएगा, कैटाइन के बारे में बात करते हैं कि कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। कैटाइन अगर किसी न्यूट्रल एटम में से या किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो स्पीसीज बचती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? कैटाइन बोला जाता है। ओके, देखो इधर क्या करना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, या ऐसा लिख लो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन corresponding electron, corresponding number of electrons। उस करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना चाहिए। जैसे ये आयन के लिखने का तरीका है, जैसे आपको दिया गया Al+3, एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगर आपसे पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप बोलते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6, ये लो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, ठीक है। अब सुनिएगा बात को, मैं बेसिकली ये क्यों प्रेफर नहीं करता उसका रीजन सुनना आप, ये रीजन सुनना। डी ब्लॉक एलिमेंट की जब भी बात आएगी तो ऐसे नहीं लिख पाओगे आप, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात आएगी तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट या कैटाइन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कैटाइन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट write electronic configuration of neutral element या neutral atom and then remove electron firstly from outermost cell then इनर सेल। ये बहुत मजेदार बात है, आपको पहले आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, उसके बाद इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब आप बोलोगे 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका मतलब पीछे बच गया 28। अब अगर आपने 28 को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख दिया तो गलत हो जाएगा। डी ब्लॉक में क्या करना है, पहले आप एक काम करो, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे आर्गन 3d10 4s2। अब आप बोलोगे सर पहले तो 4s2 अपन पहले लिखते थे, हाँ बट पहले अपन ऐसे लिखते थे 4s2 देन 3d10, बट अब लिखने का तरीका वो का वो है 4s2 3d10 ही है, बट मैंने बोला है कि नंबरिंग ऐसे रहे 3 के बाद में 4 वाला है तो 3 के बाद में 4 वाला आ गया ये। अब आपको क्या करना है, Zn+2 लिखना है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन करवाने तो आउटर मोस्ट कौन सा है? 4th वाला, ना कि 3rd वाला। तो इसको रिमूव किए जाए, ये लीजिएगा, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? 4th वाला होगा, ना कि 3 वाला होगा। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
इस बात का क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको दे दिया CO+3, ये दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कोबाल्ट का होता है 27, तो आप लिखोगे आर्गन, आर्गन के बाद में 3D7 4s2। ओके, अब आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, CO+3 का। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने, बिल्कुल करवाने, 2 तो आउटर मोस्ट सेल से हो जाएंगे, पहले तो 2 निकल गए, एक और रिमूव करवाना। अब इनर सेल से देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम, देन रिमूव इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल देन इनर सेल। तो 2 यहां से निकल जाए, उसके बाद एक यहां से निकलेगा, तो 3D6। ऐसे लिखते हैं किसी भी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये तरीका रहेगा। डी ब्लॉक के लिए ये रहेगा और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के लिए ये रहेगा। ठीक है, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो 21 से लेके 30 तक का हो, तो इसके बारे में ये ध्यान रखना अपन को। ओके, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर पे आते हैं एनाइन। एनाइन में कुछ नहीं करना है, एनाइन में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैलकुलेट total number of electron, calculate total number of the electron and write the electronic configuration, write the electronic configuration corresponding to number of electron। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको Cl- का लिखना है, ये लो, आप बोलोगे Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 -1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बोलो भैया, चले आगे। ये अपनी सिंपल सी बात हो गई कैटाइन और एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया है तो मैं मॉड्यूल डिस्कशन पे आ रहा हूं, बस एक लास्ट टॉपिक और बात कर लेते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये वैसे जनरल इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहां तक बात कर चुके हैं, तो अपन भी बात कर लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, क्या इनकी मीनिंग होती है, इन सब के बारे में अपन भी बात करते हैं। चलो, देखिएगा क्या होता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो लिखिएगा डेफिनेशन।
the substance which is weakly attracted in external magnetic field is known as पैरामैग्नेटिक। एक ऐसा सब्सटेंस आपने उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बोला एक आपने मैग्नेट लगाई, उस मैग्नेट में आपने जब एक मैग्नेट लगाई उस मैग्नेट की तरफ वो क्या हो रहा है, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स हल्का हल्का सा मूवमेंट कर रहा है, वीकली अट्रैक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। द सब्सटेंस which is weakly attracted in external magnetic field is known as पैरामैग्नेटिक। उसे क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। ओके, उसे अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। कंडीशन क्या है, the species which contains number of unpaired electron, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये इसकी कंडीशन है, जिसमें क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, वो किसकी तरह ट्रीट करेगी, वो किसकी तरह ट्रीट करेगी, स्पीसीज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी। पैरामैग्नेटिक अगर होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो अपन कैलकुलेट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, म्यू, तो अपन बोलेंगे √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, रूट में n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये मोस्ट ऑफ द केस में, इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन कहां से आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में से आएगा। क्योंकि डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और वो मैग्नेटिक नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अपन मोस्ट ऑफ द केस में डी ब्लॉक की बात करते हैं। अगर आपको डी ब्लॉक का समझ में आ गया तो उल्टा सीधा कुछ भी पूछेगा तो आपको आइडिया चल जाएगा। देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, कुछ समझना बात को ढंग से, मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं और सामने उनका मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये इनका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है। इधर रफली कैलकुलेशन के लिए मेरे पास जगह पड़ी है, ये लो, ये लीजिए, एक टेबल बना रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे। इधर मैं लिखने वाला हूं D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखा हुआ आएगा, जैसे स्कैंडियम का लिखा हुआ आता है 3D1,
स्कैंडियम का देख लीजिएगा, आपको लिखा रखा है 30 तक, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आएगा। तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ये D के 5 ऑर्बिटल है, ये लो, ये एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड है तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये आ जाएगा √3 बोर मैग्नेट्रॉन। ये लीजिए √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73, मींस 2 से कम आएगा। ओके, सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन हो तो D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेड, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 × 2 √8 बोर मैग्नेट्रॉन। इसकी वैल्यू 3 से थोड़ी कम आएगी। ओके बात। फिर D3 का कॉन्फ़िगरेशन हो तो सर D3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 × 3 √15 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। √15 का मतलब हुआ 4 से थोड़ा कम, 4 से थोड़ा कम। ओके, D4 हुआ तो D4 भी देख लेते हैं, ये लो D4 अगर होगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 + 2 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 × 4 24, ये लो। D5 हुआ तो ये लीजिएगा D5, D5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 + 2 7, 7 × 5 √35 बोर मैग्नेट्रॉन, ये हो जाएगा। ठीक है बात यहां तक। चले आगे, आगे देखिएगा। D6 हुआ तो अगर D6 हुआ ये हो जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 4 का होता है √24, तो D4 बोलो या D6 बोलो फिर तो एक ही बात है, D4 और D6 का सेम आएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। अच्छा D7 हो गया तो सर D7 होगा तो फिर तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, बिल्कुल सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, 3 का √15, तो D3 बोलो या D7 बोलो एक ही बात है। D8 होगा तो D8 में यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का √8, ये लो D8। D9 होगा तो D9 होगा उस कंडीशन में यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का √3 होता है, तो D1 बोलो या D9 बोलो एक ही बात है। ये हो जाएगा इनके मैग्नेटिक मोमेंट। बात क्लियर? ये अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताया। D1 D9 सेम है, 2 8 सेम है, 3 7 सेम है, 4 6 सेम है और 5 वाले का सबसे ज्यादा आता है √35 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, चले आगे चलिएगा। डायमैग्नेटिक स्पीसीज की बात करते हैं। मैं टेबल बनी हुई रहने दे रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल डिस्कस करेंगे उस समय स्टेज 4 से स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ देखिएगा, डायमैग्नेटिक स्पीसीज, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। देखो इधर, the species या the substance which is repelled in external magnetic field, attract नहीं हो, repelled हो in external magnetic field is known as diamagnetic substance, is known as diamagnetic substance. The substance which is repelled in external magnetic field is known as diamagnetic substance. जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल्ड होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे।
जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, रिपेल्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर डायमैग्नेटिज्म, उसकी कंडीशन है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो रखे हैं, पेयरिंग हो रखी है, तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर मैं बात करूं एग्जांपल D10 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कैसा होगा, D10 का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो आज अपने बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड आए थे उनकी स्टेबिलिटी के रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर अपन ने बात की थी स्टेबिलिटी के बाद में बात की थी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन कैसे लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का, एनायन का, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। ओके, करें मॉड्यूल डिस्कशन स्टार्ट। चलिए, होप आपने किया होगा मॉड्यूल डिस्कशन, मींस मॉड्यूल आपने किया तो होगा और क्वेश्चन हो भी रहे होंगे। अब आपसे नहीं होते, आप नोटबुक में वापस उसका थियोरेटिकल पार्ट देखें, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम करवा रखी है उनको देखें। कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बोलूँगा नोटबुक में कर लेना, मतलब एज ए नोट्स फॉर्म चल रही है, मतलब बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, सबसे पहले बात करते स्टेज 4 में अगर कुछ क्वेश्चंस बच रखे हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते जाएंगे। ठीक है, स्टेज 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस पे आते हैं। स्टेज 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3, ये लीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 3d6। आर्गन 3d6। आपको एक काम करना है, आपको सबसे फर्स्ट एक काम करना है, आर्गन दे रखा है, 3d6 दे रखा है। ऑप्शन देखिएगा, कोबाल्ट +3, सेकंड Ni+3, थर्ड Mn+3, 4 Fe+3। अब कुछ लोग आपको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही देख लो ना, इतनी क्यों माथा पच्ची कर रहे हो ना। आर्गन का हुआ 18 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, कितने हो गए, 24। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 24। चेक करो 24 इलेक्ट्रॉन किसमें। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 में से 3 गए 24, 28 में से 3 गए 25, Mn का 25 में से 3 गया 22, 26 में से 3 गए 23। तो किस में आए 24 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में ही तो आए, CO+3। सीधा आंसर हो गया, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 हो गया था, 8 हो गया, 9 हो गया, हाँ 10 भी हो जाना चाहिए। 10 डिस्कस भले ही नहीं किया होगा, मैंने आपको होम असाइनमेंट में दे रखा था। प्रॉब्लम नंबर 10, if n is equal to 6 then correct sequence for filling of electron will be। आपको बोला था ns के बाद में n-2f में जाएगा, उसके बाद n-1d में एंड देन np में। ये लीजिए 11 हो गया था। 12 नंबर, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एज ए नोट्स फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, 12 नंबर में लिख लीजिएगा। सेट ऑफ क्वांटम नंबर, आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख ले, सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37। सुनिएगा आराम से, इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बोला आप इसे क्या करें, नोटबुक में लिख ले। देखो कैसे टैकल करें इसको। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37 है। सबसे पहले आप 37 का तो सर लिखा ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है।
पीरियोडिक टेबल याद है ना, लिथियम के नीचे आएगा सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम। ओके, रुबिडियम से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी है, उधर हीलियम, इसके पहले नियोन, आर्गन, क्रिप्टो। तो रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रिप्टोन, ये लो। पोटेशियम का आपने लिखा था 4s1, तो इसका लिखोगे 5s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यही हुआ ना, इट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लो, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। n की वैल्यू 5, s में है तो l0, m0, चाहे प्लस माइनस हाफ कुछ भी दो, आपकी इच्छा है, ठीक है, प्लस माइनस हाफ कुछ भी दो, आपकी इच्छा है। तो 5 0 0 प्लस हाफ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 करवा रखा है, 14 आपको करवा रखा है, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। ये का ये हो गया, पोटेशियम के लिए 4s1 आ जाएगा, 4 0 0 प्लस माइनस हाफ कुछ भी लिखो, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ओके। 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ट्वेंटी टू की बात करते हैं, देखिएगा, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 is not equal to number of electron in which one of the following। ये Fe+2 है तो 24 इलेक्ट्रॉन है, D का है तो आर्गन, फिर 3d6 4s2 लिखा जाता था, तो 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 3d6 बच गया। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कह रहा है ये किसके इक्वल नहीं है, नियोन में p इलेक्ट्रॉन के इक्वल, नियोन में p इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p6, p इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो ये तो पूछ रहा नहीं होने चाहिए। मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन के इक्वल 1s2 2s2 2p6 3s2, मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, नहीं बैठेगा। क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हाँ, क्लोरीन में जो p इलेक्ट्रॉन है वो तो है 11, यहाँ पे है d6, तो आंसर हो जाएगा Cl वाला। लास्ट दे रखा d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, Fe में भी तो d इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 अभी आपको नहीं करना है, डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब तक करेंगे। अभी तक अपन ने जो है वो ओनली 4 कितने का किया है, आपने कितने तक का किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितने तक का सीखा है, आपने सीखा है, आपने कितने तक का सीखा है, आपने सीखा है 30 तक का। तो आगे वाले जब अपन पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे उस समय बात करेंगे, ठीक है। 23 अभी एक बार छोड़ दीजिएगा आप क्वेश्चन को। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 24, 25 भी अभी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। 23 25 डी ब्लॉक में पढ़ेंगे अपन, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। 24, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। आपको बोल रहा है कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो 3s के बाद में 3p आएगा, 3s के बाद में 3p आएगा, उसके बाद में 4s आएगा, उसके बाद में 3d आएगा। किसी को डाउट है तो बोलो, ये एनर्जी ऑर्डर आ जाना चाहिए, थर्ड आंसर आ जाएगा। n+l रूल लगाओ ना, n+l n+l 303 314 404 325, ये देख लो, जब n और l इक्वल आया उस समय n को चेक करो, ये एनर्जी का ऑर्डर आ गया, ये लो भैया, ठीक है। आगे देखो 26,
two electrons occupying the same orbitals are differentiated by, इनको आपको differentiated कैसे करोगे? अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हैं तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इज करेक्ट। अपन को बोला रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होगा, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Third option, the energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atoms, means single electron species में n सेम तो एनर्जी सेम, 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी। थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। सेकंड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है, थर्ड इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 28, कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड दे रखा है, स्पीसीज दे रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जैसे कोबाल्ट +3 दे रखा है तो करना कुछ नहीं है, कोबाल्ट +3 दिया ना तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? 3d7 4s2, तो +3 में से 2 ये गए, एक इधर से जाएगा तो 3d6। अब 3d6 का d6 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? √24, ये लो। तो कोबाल्ट वाले को मैच करवा दिया जाए √24 से तो a का हो जाएगा 4। क्रोमियम का Cr+3 का 3d5 4s1 होता था तो +3 है, तो एक तो यहां से गया और 2 यहां से जाएंगे तो 3d3। d3 का कॉन्फ़िगरेशन है √15, तो √15 का मतलब b को मैच करवा दिया जाए 5 से, तो अपना आंसर सीधा हो गया फोर्थ वाला। सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। इसलिए मैंने ये टेबल बना के रखी थी, अभी तक हो जाएगा मैच, कर लोगे। चलिए अब आते हैं अपन एक्सरसाइज सेकंड पे, स्टेज सेकंड पे। स्टेज थर्ड में ऑलमोस्ट हो गए थे, 1-2 क्वेश्चन बचा, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है भैया। चलिए देखते जाइएगा। मैं लास्ट वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वांटम नंबर से, स्टेज मतलब लास्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया रहे हाँ कौन से हो गए कौन से नहीं हुए, हो जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 163 हो चुका था। चलिए 148 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि ये 148 अपन को दे रखी है, ठीक है। 148 से 163 तक मैं डिस्कस कर लेता हूं। स्टेज सेकंड, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 148, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 electron volt. The possible energy value of excited state for electron in Bohr orbital to hydrogen -13.6 -3.4, उसके बाद माइनस का 1.51, उसके बाद 0.85, उसके बाद माइनस का 0.54 और उसके बाद 0.37, ऐसी एनर्जी आपको लिखा रखी थी, तो -3.4 ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट। 2p ऑर्बिटल कैन एक्मोडेट, 2p ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, फोर्थ इज करेक्ट। द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, बोर, बोर ने अपना क्वांटम मॉडल का यूज किया था, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, 8000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ दे रखा है, उसकी एनर्जी E1 है, आपने वेवलेंथ डबल की है तो एनर्जी E/2 हो जाएगी, E1/2, तो E2 इज इक्वल टू E1/2 मीन सेकंड इज करेक्ट, ये तो क्वेश्चन करवा ही चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग 153, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर ऑफ ए 4d इलेक्ट्रॉन,
4d इलेक्ट्रॉन के लिए अपन से पूछा जा रहा है करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर का क्या होगा। 4d के लिए n 4 हो गया, l की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 4 और 2 जहां पे दिख रहा है वो देख लो, ठीक है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, क्या s की वैल्यू 0 होगी क्या? नहीं, तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फोर्थ इज करेक्ट। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 155, हाँ एक फॉर्मूला लिखा के गया था उसका यूज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3s and 2p, रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस l माइनस 1, तो 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2,0 फर्स्ट इज करेक्ट। 156 हो ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 157, इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ए गिवन एटम रिप्रेजेंटेड बाय -3 देन व्हाट विल बी इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भैया देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 आई है ना, तो इसका मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर L जो होगा वो भी 3 या 3 से ज्यादा होगा। अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो फिर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 या 4 से ज्यादा होगा, तो 4 या 4 से ज्यादा, तो 4 तो होना ही चाहिए, तो थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनर्जी लेवल डिजाइनेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n स्क्वायर होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग 160, which of the following statement in relation to the hydrogen atom is correct? हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा करेक्ट है? 3p ऑर्बिटल is lower in energy than 3d ऑर्बिटल, दोनों की सेम होगी। 3s ऑर्बिटल is lower in energy than 3p ऑर्बिटल, दोनों की सेम होगी। 3s 3p and 3d ऑर्बिटल्स all have the same energy, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, according to Bohr theory the angular momentum of electron in fifth orbit 5h upon 2 pi, 5h upon 2 pi means 2.5 h by pi। क्वेश्चन नंबर 162, 163 पहले करवा चुके थे, 162 देखिएगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी, आपको एक बात बोला था कि डेल्टा x इंटू डेल्टा वी जो होता है 5.75 इंटू 10⁻⁻5 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ठीक है। डेल्टा x कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी में साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं। 300 का 0.001% मीन्स 10⁻⁻5, तो ये बच गया कितना, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, ये लो। अप्रोक्सीमेट ई आएगा, अप्रोक्सीमेट ई आएगा मीटर में 1.92 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। अब अपन बात करते हैं 127 नंबर वाले क्वेश्चन से। 127 हो गया, अभी करवा दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। 128 देखिएगा, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सॉरी ए 200 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर, द एसोसिएट वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेट। आपको मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv, ओके। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 200 ग्राम है तो ये लीजिएगा 10⁻⁻3। वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड नहीं दे रखी है, पर आवर दे रखी है, पर आवर में सेकंड होता है, ये लो। इसे आप सोल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा 18, 18 चला जाएगा ऊपर, (10⁻⁻3), ये हो जाएगा अपने 1.3 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻31 मीटर, ये हो जाएगा
30 मीटर, 10⁻⁻³ मीटर रेंज आ जाएगा। The orbital angular momentum of electron in 2s orbital is 0. 2 electrons can have the same value of maximum 3 quantum number सेम होगी, इस बात का ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 131, the maximum number of 2p electron having spin quantum number, दो 2p में पूछ रहा है तो 2p में मैक्सिमम होते हैं 6 में से 2p में मैक्सिमम होते हैं 6, 3 सेम स्पिन के होंगे, 3 अपोजिट स्पिन के होंगे, सेम स्पिन वाले को -½ माना तो 3 तो होंगे मैक्सिमम, 3 आ जाएगा। 4f ऑर्बिटल 132 हो गया। 133, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ z इक्वल टू 24, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 and 2। l इक्वल टू 1 का मतलब p, l इक्वल टू 2 का मतलब d, p में 6 और d में 10। ओके, एक मिनट, 133 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अच्छा है। 134 हो गया है, ठीक है, 134 हो गया है। बस 3-4 मिनट में इसको 127 तक के रख लेंगे अपन। क्रोमियम के लिए बात की जा रही है 133 नंबर क्वेश्चन में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। ओके, अब बोलो l इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? l इक्वल टू 1 का मतलब p में 6 और 6 12, l इक्वल टू 2 में 5, d में कितने हैं? 5 है। हो गए, ये देखो सिंपल से क्वेश्चन है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में आ जाएगा वैसे। 135 136 हो रखा है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट कंटेन्स 9 प्रोटॉन, मीन्स फ्लोरीन है, इट्स वैलेंसी वुड बी 1 होगी। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। 138 हो रखा है, 139 हो जाएगा, हाँ 139 देखिएगा। विच एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट एज वेल एज पेनल्टीमेट सेल। ये पेनल्टीमेट सेल क्या होता है उसके बारे में सुनिएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बात करनी है। पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है, देखिएगा 139, ये न्यूक्लियस है, ये तो हो गया आउटर मोस्ट, ये लो। पेनल्टीमेट सेल होता है सेकेंड लास्ट, अल्टीमेट तो लास्ट होता है। पेनल्टीमेट का मतलब ये, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट, ये लो। अब देखो, अगर आप कैल्शियम +2 के लिए बात करते हो तो कैल्शियम +2 में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, तो द आउटर मोस्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है, ठीक है। 139 हो गया, 140 हो जाएगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। 141, इन बोर मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज गामा, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट n का स्क्वायर कर दो 9 गामा। 142, splitting of spectral line under the influence of magnetic field is called as Zeeman effect. The radius of which of the following orbit is same that of first orbit of hydrogen atom? Means n²/z की वैल्यू आपको 1 रखनी है, n²/z की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 1 रखनी है, तो वो 4th में आ जाएगा। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है अपना। 144, 145, 146, 147 भी आपको करवा दिया था। काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो 147 तक अपना डिस्कशन हो रखा है, मींस 127 तक हो रखा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को ही अपन डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर नहीं पाएंगे नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि कुछ एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी आपको आइडिया देना है। यहाँ तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।